हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका उपयोग। आज जो है हम बतलाएंगे ईथर। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है ईथर। तो जरा सा बढ़ते हैं हम आगे। आज का टॉपिक है मेरा ईथर। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बतलाया था कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O। फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में O रहे, समझ लीजिए कि ये आपका ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। सही है, O रहे और ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। अब रही बात इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं सामान्य सूत्र। ये इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 × O। अब कहिएगा N क्या है? N है नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां आप लिख लीजिए N is the number of carbon atom। कार्बन परमाणु की संख्या है N। जरा सा रुक गए थोड़ा 2 मिनट। तो N आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर? अब रही बात कि अगर हम कह दें कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब हुआ मेरा संरचना सूत्र। संरचना सूत्र तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि आपका समान अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो दोनों तरफ तो उसको कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर, और यदि भिन्न भिन्न अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, असममित ईथर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रहे ROR, यदि दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप अगर जुड़ा हो तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल। और यदि मान लीजिए दोनों तरफ भिन्न भिन्न अल्काइल ग्रुप तो इसको कहेंगे हम अनसिमेट्रिकल। तो ये हुआ आपका सिमेट्रिकल ईथर और ये हुआ आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। तो कहने का मतलब ये चीज जो है आपका बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दिए हम कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O, यानी ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ यदि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो वैसे यौगिक को ईथर कहते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 × O।
संरचना सूत्र है, ऑक्सीजन बीच में रहेगा, दोनों तरफ अगर समान अल्काइल ग्रुप रहता है तो इसे कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर, और यदि भिन्न भिन्न अल्काइल ग्रुप रहता है तो उसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए अब चलते हैं हम ईथर का नोमेनक्लेचर की तरफ। वैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा दिया हूँ प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो चलिए, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का नामकरण, और नामकरण भी हम करेंगे कौन सा नाम? IUPAC, यानी ईथर का नामकरण। अब रही बात कि आपने कहा कि सर ईथर इज रिप्रेजेंटेड बाय ROR या ROR। सपोज मान लीजिए कि आपने कहा ROR, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि अल्काइल ग्रुप जब भी किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। यहाँ आपका ROR है, ऑक्सीजन बीच में है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप। यदि आपको पूछ दे कि IUPAC नाम लिखे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके IUPAC नाम लिखने में एक के साथ आप ऑक्सी लगा दीजिए। सपोज मान लीजिए OR है ना, इसके साथ आप लगा दीजिए अल्कोऑक्सी, यानी कि अल्काइल ग्रुप है तो अल्कोऑक्सी जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए मिथाइल रहेगा, R की जगह मिथाइल है मिथॉक्सी, इथाइल रहेगा इथॉक्सी, प्रोपाइल रहेगा प्रोपॉक्सी, प्लस इधर जो R रहेगा, अगर एक कार्बन रहेगा तो मीथेन, दो कार्बन रहेगा तो इथेन, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोपेन, तो इधर हो जाएगा अल्केन। तो आपका IUPAC नेम हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन। तो आपका IUPAC नेम हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन। क्लियर? अब इसी पर मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं कैसे। जैसे आपको हम दे दें CH3 OCH3 C2H5 OC2H5, यहाँ दे दें CH3O। तीन मैंने आपको दिया IUPAC नेम लिखने के लिए। अब रही बात कि इस केस में देखें, दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है। यदि आपका दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो किसी भी अल्काइल ग्रुप में आप ऑक्सी लगा सकते हैं। तो यहाँ अगर मान लीजिए कि इसके साथ अगर हमको लगाना है तो आप लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, क्योंकि मिथाइल है इसीलिए हो गया मिथॉक्सी। और इधर एक कार्बन है तो मिथाइल नहीं लिखिएगा,
हम आपको बोले हैं अल्केन यानी कि मिथॉक्सी मीथेन, एक कार्बन है तो इसका IUPAC नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। अब यहां देखिए, इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5, दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप है, तो किसी के साथ आपको ऑक्सी लगा देना। तो यहाँ हम जब लगाए इसके साथ ऑक्सी तो मेरा हो गया इथॉक्सी, इथॉक्सी, और इधर दो कार्बन है तो इथेन, नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। अब रही बात कि इस केस में देखिए, इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है। अब आप पूछिएगा कि सर किसमें हम ऑक्सी लगाएंगे, इस तरफ तो दोनों तरफ कार्बन भिन्न भिन्न है, तो आपको ऑक्सी उसमें लगाना है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम है। यानी कि कहने का मतलब इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो जब भी ऑक्सी लगाएंगे तो हम मिथाइल के साथ लगाएंगे, यानी मिथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा मेरा मिथॉक्सी, और दो कार्बन है तो इथेन। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ईथर का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं है, ऑक्सी लगाना है यानी मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन। लेकिन अगर दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न है, जिधर कार्बन परमाणु की संख्या कम होगी उसमें हमको ऑक्सी लगाना है, यानी मिथॉक्सी इथेन। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ईथर बनाने की विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर बनाने की विधि। सही है। अब चलते हैं हम ईथर बनाने की विधियों पर। सबसे पहला जो विधि का हम जिक्र करेंगे वह करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। और आप जानते हैं कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH लगा रहे हैं तो समझ लीजिए वो अल्कोहल। तो सबसे पहला जो हम बनाएंगे ईथर फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल। अब देखिए रिएक्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा, R है, O है, H अल्कोहल है, अल्कोहल है। इसको अभिक्रिया हम कर दिए कॉन्क H2SO, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्क H2SO4 का मतलब हुआ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करता है कि अल्कोहल से जल मॉलिक्यूल्स को निकाल देता है। तो जैसे आप कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो है जल मॉलिक्यूल्स के निष्कासन के फलस्वरूप ये आपका बन जाएगा ROR बन गया, और साथ में आपका जल के
तो कहने का मतलब हो कि यहाँ हम कर रहे हैं, जब अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं तो जल के निष्कासन के फलस्वरूप ईथर का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब लिख रहे हैं, व्हेन अल्कोहल इज reacted in presence of conc H2SO4, then due to removal of H2O molecules तो कहने का मतलब आप लिख सकते हैं, जब अल्कोहल की अभिक्रिया सौंद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो जल के निष्कासन के फलस्वरूप ईथर का निर्माण होता है। तो जरा से इसे आप अपने नोट्स में, नोट कॉपी में जरा सा लिख लें। चलिए दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था पहला विधि। दूसरा विधि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जरा देख लीजिए, दूसरा विधि है विलियमसन सिंथेसिस। चलिए दूसरी विधि है विलियमसन सिंथेसिस। और आप एक चीज़ गौर कीजिएगा,
इस विधि से हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सममित तथा असममित दोनों प्रकार का ईथर बनाया जा सकता है। कैसे? ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, R है, वो है Na, सोडियम अल्को ऑक्साइड, हम इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं किससे? हेलो अल्केन से। सोडियम अल्कोक्साइड की अभिक्रिया हम करा रहे हैं किससे? हेलो अल्केन से। सही है। तो जैसे हेलो अल्केन से कराइएगा, यहां से NaX आपका बाहर निकल जाएगा, तो आपका बन जाएगा ROR, और साथ में निकल गया आपका क्या? NaX। तो बना आपका क्या? सिमेट्रिकल ईथर। और ये तो आपका सोडियम हैलाइड है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ आप सोडियम अल्कोक्साइड की अभिक्रिया अगर हेलो अल्केन से कराते हैं तो यहाँ आपको सिमेट्रिकल ईथर प्राप्त होता है, सममित ईथर, यानी दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप। लेकिन अगर यहीं पर हम ऐसे कर दें, RONA+X, हम दूसरा अल्काइल ग्रुप ले लिए, यहाँ R डैश की जगह दूसरा अल्काइल ग्रुप ले लिए, तो यहाँ जो अब बनेगा आपका, यह बन जाएगा ROR डैश प्लस NaX, यानी इस केस में बन जाएगा आपका क्या? अनसिमेट्रिकल ईथर। ये तो आपका वही है सोडियम हैलाइड, यहाँ आपका वही है हेलो अल्केन, यहाँ आपका वही है। तो आप अगर आपसे आ जाए एग्जाम में कि बतलाइए भाई विलियमसन सिंथेसिस क्या है, तो आप बतलाइएगा उसको। जब सोडियम अल्कोक्साइड की अभिक्रिया हेलो अल्केन के साथ कराते हैं तो मेरा ईथर प्राप्त होता है, और इस विधि द्वारा सिमेट्रिकल तथा अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। तो जरा लिख लें आप भाषा में, वेल सोडियम अल्कोक्साइड इज then ether is for symmetrical and unsymmetrical both types of ether can be prepared इस विधि द्वारा सम्मित तथा असम्मित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। तो जरा आप हिंदी में भी लिख लें।
ईथर प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा सिमेट्रिकल तथा अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर तो ये था आपका विलियमसन सिंथेसिस। तो जरा इसको कॉपी में आप नोट कर लें। तो ये था आपका ईथर बनाने की दूसरी विधि। अब रही बात, आप कह रहे हैं यहाँ आर से जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा कि ईथर है। अगर यही चीज बेंजीन रिंग के साथ हो, किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ हो, तो वो एरोमेटिक ईथर हो जाएगा। यही आर की जगह पर अगर वो बेंजीन रिंग आ जाए इस आर की जगह पर, तो वो आपका एरोमेटिक ईथर हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम एरोमेटिक ईथर का भी निर्माण कर सकते हैं। तो जरा सर पॉइंट नंबर 3 बनाने की विधि। चलिए, तीसरी विधि है फ्रॉम फिनॉल। और फिनॉल आप जानते हैं बेंजीन पर OH, अब देखिए हम एरोमेटिक ईथर का निर्माण करने जा रहे हैं। कैसे, आपने क्या किया, ये है आपका फिनॉल, फिनॉल को आपने अभिक्रिया कराया NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराइएगा तो सोडियम फिनॉक्साइड का ये आपका प्राप्त हो गया सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो गया। पुनः इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे इसके साथ, हेलो अल्केन के साथ। ये आपका है
जैसे अभिक्रिया कराइएगा यहाँ से NaH बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा एरोमेटिक ईथर। और साथ में यानी बन गया क्या चीज, ये बन गया आपका एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ है इसीलिए बन गया एरोमेटिक। तो कहने का मतलब है कि आप एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। तो ये मैंने बतलाया आपको एरोमेटिक ईथर बनाने की। तो आप लिख लें भाषा में, व्हेन फिनॉल इज reacted with NaOH again it is being reacted bam aromatic तो लिख लें आप फिनॉल की अभिक्रिया NaOH है तो सोडियम फिनॉक्साइड का पुनः इसकी अभिक्रिया लो अल्केन के साथ कराने पर तो कहने का मतलब हुआ, तो इस प्रकार से आप समझ गए। तो आज मैंने आपको बतलाया ईथर टॉपिक, जिसमें कि मैंने बतलाया आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर मैंने आपको बतलाया ईथर का IUPAC ने, और अंतिम में मैं बतलाया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधि। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। आज के लिए यहीं तक।